नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड हाउस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में डिक्टेशन बोला जाएगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, जो कि रामधारी गुप्ता खंड प्रथम से बोली जाएगी। इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आज हमारे तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है, जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए, और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है। साथ ही काम का स्थान, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक, प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक, ऐसी विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है, लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हो तो उन पर विजय पानी ही होती है, और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमूक कठिनाइयाँ है, और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है। चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों न हो, कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों न हो, सरकार का यही संकल्प है। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है। उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं, बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं जानती हूँ कि प्राय जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता श्रमिकों, वहां रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध लोगों को भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग अलग खानों में बांट दिया है। इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हैं, शायद
वे सभी समाजों में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज़्यादा ही है। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए काम में लिया जाता है जो एक साथ खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित है। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमज़ोर न कर सके। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हो, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा। देशवासी मजबूत बनेंगे जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करें बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या असर पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज़ शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं अन्य वर्गों से कहीं ज़्यादा महत्व की है, परंतु उनमें एकता नहीं है। उनकी मांग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें शायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ मांगे भी है, लेकिन केवल इसी कारण से उनकी अब उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई मांगे नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष प्रगति हुई है। यदि आप
1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े, जिनमें 4 करोड़ लोग मरे। लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने 100 रुपये मन के भाव पर गेहूं खरीदकर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज़्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, लगभग 5 दशक पहले जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड़ आदमियों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहाँ पर 30 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 16,000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। आज हमारे देश में पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। हमारे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है, शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है। स्टॉप। 100 प्रति मिनट की गति से थी ये डिक्टेशन। रामधारी गुप्ता खंड फर्स्ट के अभ्यास 67, 68 और 69 है। इनका बार बार स्टेनो में अभ्यास कीजिए और इन्हें ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।